हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस का। यूपीपीसीएस का इस बार जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, ऑलराइट, उसका प्रीलिम्स का पेपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी का अब जो एग्ज़ाम होने वाला है 69th बीपीएससी, आप देखे थे लास्ट ईयर जो बीपीएससी अचानक जो ट्रेंड अपना चेंज की थी, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन पूछी थी। पहले वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट बच्चे याद करके चल जाते थे और इससे कटअप भी बहुत ज़्यादा जाता था। लेकिन लास्ट ईयर जो है अचानक जो है चेंज कर दिया है और यूपीपीसीएस भी इस बार भी अच्छा क्वेश्चन पूछी थी यूपीएससी के लेवल का। ऑलराइट, तो वो सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यदि आप इसको अच्छे से डिस्कस करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आगामी जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है वहाँ के लिए तो बेटर रहेगा ही। इसके अलावा भी कोई और भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलराइट, तो हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों अच्छे से, ताकि क्वेश्चन तो पता चली जाए, उसके बैकग्राउंड में और क्या क्या है जानकारी हो सकती है वो भी हमको पता चल जाएगा। और ये सब क्वेश्चन लेटेस्ट है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है एज इट इज़ रिपीट भी हो जाता है। रिपीट नहीं होते, कम से कम हमारा नॉलेज जो आपका है कि बढ़ेगा ही, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो ज़रूर है कि आपका इनरिच होगा। तो ज़रूर आप इसको देखिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है बेहतरीन तरीके से है और बीपीएससी अब इसी को फॉलो करती है। सारा जितना भी स्टेट पीसीएस है सब इसी को फॉलो करती है, और ये जो यूपीपीसीएस जो फॉलो किया है एकदम यूपीएससी को फॉलो किया है, और सारा जितना भी स्टेट पीसीएस है सब उसी को फॉलो करते हैं यूपीएससी को। तो इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। मतलब कुछ संविधान का भाग दिया हुआ है और उससे रिलेटेड जो चीज़ें लिखी हुई है कि किस भाग में कौन है या नहीं है। ऑलराइट, वो आपको बताना है। जैसे फर्स्ट है संघ राज क्षेत्र। जो संघ राज क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश की जो बात करता है, भाग 8 में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। भाग 7 आप जानते हैं कि जो 7वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। भाग 6 में क्या है तो राज्य सरकार के बारे में बात है, राज्य के बारे में। और भाग जो आपका 5 है वो संघ सरकार के बारे में है। तो 7 समाप्त कर गया है, 8 में क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र इसको कहते हैं। ये भाग 8 सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, भाग 10, ये भी सही है दोस्तों। ऑलराइट, अधिकरण जो है दोस्तों, अधिकरण का भाग दिया है 11 में है आपका केंद्र राज्य संबंध, ये गलत है। जो गलत है वही हमारा सही हो जाएगा। तो अधिकरण जो है ये भाग 14A का पार्ट है। जो ट्रिब्यूनल है ना वो भाग 14A का पार्ट है। ऑलराइट, और भाग 11 में आपका है केंद्र राज्य संबंध, जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बातें होता है, वो भाग 11 है। ऑलराइट, इसको ध्यान रखिएगा। और भाग 10 क्या है तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है उसके बारे में भाग 10 में लिखा हुआ है। और 11 में आपका केंद्र राज्य संबंध, लेकिन यहाँ आपको अधिकरण के बारे में बताया तो ये गलत है। और भाग 17, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में कहा गया है, और इसमें जो आर्टिकल होता है 343 से 351 तक। तो भाग 17 हमारा सही है। जो अधिकरण वाला भाग लिखा हुआ है, जो सी ऑप्शन, ये हमारा गलत है, और जो गलत है वही हमारा सही होगा। तो फर्स्ट का सी आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, यहाँ आपको कुछ अनुच्छेद दिया गया है और उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ सूची दी हुई है सेकंड, कि कौन किससे रिलेट करेगा उसको मैच करना है। जैसे आर्टिकल 324, ये सभी को पता है कि आर्टिकल जो 324 है वो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, तो 1 का तो 4 हो गया। अनुच्छेद 315, ये आपका लोक सेवा आयोग जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बारे में है, तो बी का 3 हो गया। अनुच्छेद 280, ये वित्त आयोग के बारे में बात करता है, तो सी का 2 हो गया। और अनुच्छेद 338, ये आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के बारे में बात करता है, तो डी का 1 हो गया। तो 4321 आपका ऑप्शन बी है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अच्छा क्वेश्चन है। आर्टिकल से क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, और बीपीएससी भी पूछती है। इससे पहले जो आप अगर वो सचिवालय वाला एग्जाम दिए होंगे वहाँ भी डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये सारा जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अब आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। देखिए, आपसे इनडायरेक्टली पूछा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। मतलब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ घटनाएं आपको दिया हुआ है, वो कब कब घटित हुई है उसको असेंडिंग ऑर्डर में उसको समझाना है, सबसे पहले से लेकर सबसे लास्ट तक। तो आपको ये घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, वो किस ईयर में हुआ। डायरेक्ट आपसे ईयर नहीं पूछ रहा है। देखिए,
क्वेश्चन के माध्यम से आपसे एक साथ 4 क्वेश्चन पूछ लिया, इसके माध्यम से आपसे ईयर पूछ रहा है। सबसे पहले प्रारूप समिति का नियुक्ति। तो प्रारूप समिति का जो नियुक्ति हुआ था दोस्तों, ये 29 अगस्त 1947 को हुआ था। आप सभी जानते हैं कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष कौन थे, तो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। तो ये हुआ था 1947 में, प्रारूप समिति की नियुक्ति 1947 में। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया, तो ये तो आपको 26 नवंबर 1949 को, तो 1949 हम लिख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रवृत्त का मतलब होता है लागू होने की तिथि, तो लागू कब से हुआ, तो 1950, 26 जनवरी 1950 को। ऑल राइट। और संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी आपका, ये 1946 में 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुआ था, तो 1946 में। आप देखिए सबसे पहले कौन सा घटना हुआ होगा, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, फोर्थ वाला हम सबसे पहले हुआ होगा, उससे पहले प्रारूप समिति का गठन हुआ होगा, उसके बाद आपका ये हो गया संविधान सभा को अंगीकृत और अधिनियमित, और लास्ट में आपका थर्ड ऑप्शन जो है 1950, जो संविधान को प्रवृत्त मतलब लागू किया गया था। तो सबसे पहले आपका फोर्थ हो गया, 4 फर्स्ट 2 3, ये ऑप्शन आपका डी है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। मतलब सारे का ईयर आपको पता होगा तभी आप इसका जवाब दे सकते हैं, और इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 100% आएगा ही आएगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है फोर्थ ऑप्शन है, नीचे दिए 2 कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को असर्शन रीजन, जो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का क्वेश्चन अब आने लगा है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी हो जाता है लेकिन आसान क्वेश्चन आता है। देखिए फर्स्ट है, असर्शन कह रहा है कि अभिकथन है कि किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार के खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। ऑब्वियसली बात है, किसी भी स्टेट का अगर बाउंड्री को अगर चेंज करना है तो राष्ट्रपति इस बात को क्या करते हैं, संसद के समक्ष इसको रखता है, और साथ ही साथ राज्य का जो विधानमंडल है, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसको भी इस पर विचार करने के लिए खास अवधि के लिए इस पर विचार करने के लिए भेजता है। फिर है रीजन में, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है कि राष्ट्रपति अगर किसी भी स्टेट का बाउंड्री चेंज करना है, नाम चेंज करना है, तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जो है उस स्टेट का बात मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। तो बी ऑप्शन सही है और फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, लेकिन उसका एग्जैक्ट ये रीज़न नहीं है। एग्जैक्ट जो कहिएगा कि असर्शन का ये रीज़न है, सो नहीं है, दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। जब दोनों ऑप्शन सही होता है तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, और जब रीजन जो है असर्शन का कंप्लीट उसका रीजन होता है तो हम ए ऑप्शन मारते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ का बी हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते। ऑब्वियसली बात है, अगर इस प्रकार का घोषणा होगा कि उसका जो निर्वाचन है शून्य घोषित किया जा सकता है, तो ऑब्वियसली बात है किया जा सकता है। अगर निर्वाचन आयोग अगर ऐसा करेगी तो, या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी तो वो कर सकती है, लेकिन उससे पहले अगर उपराष्ट्रपति ने जो कार्यकाल में अपना काम किया था उसको तो वो कार्यविधि आपका मान्य होगा। बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते। नहीं, ये गलत बात है, ये मान्य होते हैं। ऑलराइट, ये मान्य होते, ऑप्शन ए सही है हमारा, केवल फर्स्ट एक ही सही है, फर्स्ट ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, आसान क्वेश्चन है। लोकसभा का प्रथम महिला स्पीकर निम्नलिखित में से कौन सा है। ये सब क्वेश्चन लोकसभा का स्पीकर आपसे पूछ सकता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कई सारा सेशंस हुआ था 1850 से लेके 1947 तक, ये अच्छे जो अधिवेशन हुए हैं, सेशंस हुए हैं, उस सेशन से क्वेश्चन आता है। जैसे भारत प्रथम महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, फिर प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो अध्यक्षता की थी, साथ ही साथ गांधी जी कांग्रेस के कब अध्यक्ष बने थे, जवाहरलाल नेहरू कब बने थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन वल्लभ भाई पटेल कब बने थे, पट्टाभी सीतारामैया कब बने थे, जब भारत आज़ाद हो रहा था 1947 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थी, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो कांग्रेस के सेशन से जो इंपॉर्टेंट है वही सब क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला 4 तो 85, 86, 87, 88 जो मद्रास सेशन हुआ था, कलकत्ता सेशन हुआ था, इलाहाबाद सेशन हुआ था, ये सब आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर प्रथम महिला स्पीकर की बात करें तो लोकसभा की कौन थी, तो मीरा कुमार, जगजीवन राम जी की जो बेटी थी मीरा कुमार, बिहार से है, ये भारत की पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमार। उसके बाद आप देखे थे सुमित्रा महाजन भी इस लोकसभा के स्पीकर बनी थी, लेकिन वो सेकेंड महिला थी।
ऑलराइट, तो 6 का सी सही है। मीरा कुमार 2009 से 2014 के बीच में जब यूपीए का सरकार था, कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें मीरा कुमार जी ये लोकसभा की स्पीकर बनी थी। 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग में से कौन सा युग में संविधान के अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है। वहाँ पहला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे वहाँ पर भाग दिया हुआ था और उसके बारे में बताया गया था। यहाँ पर आपको अनुसूची और उसके बारे में बताया गया कि किस अनुसूची में क्या लिखा गया है, कौन गलत है वो आपको ढूंढना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, जो थर्ड अनुसूची है, आर्टिकल है, सॉरी जो थर्ड शेड्यूल है, तीसरी अनुसूची है, उसमें शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, बिल्कुल सही बात है, थर्ड अनुसूची में शपथ के बारे में लिखा हुआ है। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, सेकंड अनुसूची आपको उसमें वेतन भत्ते के बारे में लिखा हुआ है, तीसरी अनुसूची में शपथ है, चौथे में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, पांचवें में आपको अनुसूचित और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में जो आपका प्रशासन के बारे में है। ऑलराइट, ये सब लिखा हुआ है। और छठी में क्या है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में जो है सीमाओं से रिलेटेड उससे बातें लिखा हुआ है, तो छठी में। सातवीं में तो आपका जो संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है, जिसको हम कह सकते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में सातवीं में लिखा हुआ है। आठवीं में भाषा के बारे में, नौवीं में आपका नौवीं में जो है, नौवीं आपका भूमि सुधार से संबंधित है, जो 51वां संविधान संशोधन हुआ था पहला, और 10वां तो आपका दल बदल से संबंधित है, 11वीं पंचायती राज, और 12वीं हो गया नगर पालिका से संबंधित होता है। तो ये कुछ अनुच्छेद हैं। तो पहला तो हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी देखिए, 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में बताता है, बिल्कुल सही बात है। 80 है 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये गलत है। राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है वो 4th अनुसूची में बताया गया, 4th अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। ऑलराइट, तो ये गलत हो गया हमारा। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन पर आधारित है, ये सही है, तो डी सही है, सी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के अनुमति प्रदान की थी। तो मतलब जो अंग्रेजी भाषा का यूज़ करेगा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, ये तो कितने वर्षों के बारे में के लिए इसका मतलब कहा गया था, तो 15 वर्ष, जो शुरुआत में 15 वर्ष के लिए इसको रखा गया था। तो 8 का सी, ये ध्यान रखिएगा। मतलब जो प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु, जितना भी सरकारी पर्पस हो सकता है उसके लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी, तो 15 वर्ष के लिए। फिर देखिए कुछ एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसका रीज़न दिया हुआ है, असर्शन रीजन है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 79, 80 और 81 हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें संसद है। 80 में आपका राज्यसभा के बारे में है, 81 में आपका लोकसभा के बारे में है। तो संसद का भाग राष्ट्रपति तो होता ही है, ये तो सही है, असर्शन हमारा सही है। रीज़न देखते हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है। बिल्कुल ये भी सही बात है कि संसद के दोनों अगर सदन किसी भी विधेयक को अगर पारित कर भी दिया तो वो कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति साइन ना करे। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कह सकते हैं कि ये असर्शन का कंप्लीट रीजन नहीं है, ये असर्शन का रीजन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 10th नंबर देखिए, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो संघ वित्त आयोग, फेडरल हमारा कह सकते हैं कि फेडरल जो फाइनेंस कमीशन है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उसके हमसे पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है इसमें, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। सेकंड है कि यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। दोनों स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। देखिए वित्त आयोग में ना एक अध्यक्ष, एक जो उसका अध्यक्ष होता है और 4 उसके सदस्य होते हैं। यहाँ पर 1 और 6 के बारे में बात करा, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा जो अपना प्रतिवेदन या अपना रिपोर्ट कह सकते हैं, वो नीति आयोग को नहीं, वित्त आयोग जो है वो नीति आयोग को नहीं, किसको देता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। वित्त आयोग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, आर्टिकल 280 में इसके बारे में लिखा गया। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो 10 का डी, ना तो 1 ना ही 2, मतलब कोई सही नहीं है। 10 का डी। 11th देखिए, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ऑब्वियसली बात है, फंडामेंटल राइट अगर किसी का वायलेट हो रहा है तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। फर्स्ट है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट, जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित है, उस रिट का प्रयोग कर सकती है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड है,
संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपने आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, संसद को भी इसके बारे में राइट है। ऑल राइट, तो 11 का हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि पूछा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन दोनों एक और दो दोनों सही है। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन पूछा है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। आप देख रहे हैं जितना भी हम क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं पॉलिटी का, एक से एक क्वेश्चन है दोस्तों, और ये कहीं न कहीं कह सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, नया नया क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट वही सब है जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। और बीपीएससी भी कमोबेश इस चीज़ को फॉलो करती है। क्वेश्चन ऑब्वियसली बात है नया क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन कंसेप्ट आपका वही सब पुराना ही है। तो जरूर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बन रहा है कि इसमें से कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, या एक या दोनों में से कोई एक, या इनमें से कोई नहीं। और बीपीएससी तो अपना एक और ऑप्शन यूज़ करती है, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो आपको ज़्यादा सटीकता से नॉलेज पता होना चाहिए, ज्ञान इसके बारे में होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, तब जाके आप आंसर को अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज नेगेटिव तो होना ही है, अब तो नेगेटिव मार्किंग हो गया है। 12 देखिए, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है उसके बारे में कौन सा कथन है, इसके आपको बताना है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के बारे में, आर्टिकल 76 में इसके बारे में लिखा गया है। देखिए फर्स्ट है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हता हो। मतलब वैसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाया जाएगा जिसके पास उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस बनने का उसके पास एलिजिबिलिटी हो, उसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली बात ये भारत सरकार का वकील होता है, तो ये तो सही बात है। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। बिल्कुल गलत बात है। महान्यायवादी को राष्ट्रपति कहते हैं कि आर्टिकल जो 76 में लिखा गया कि जो अटॉर्नी जनरल होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगी। ऑल राइट, तो राष्ट्रपति जब चाहे इसको नियुक्त कर सकती है, जब चाहे इसको हटा सकती है। इस पर कोई इम्पीचमेंट जैसा चीज़ें लागू नहीं होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। हमसे पूछा है नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए, तो केवल फर्स्ट हमारा सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्ड देखिए, भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी भी भारत के जो स्टेट है उसमें विधान परिषद का जो गठन होगा उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। मतलब किसी भी राज्य में जो विधान परिषद बनेगा तो उसमें जो भी इसका स्टेट का एमएलए का संख्या होगा, विधानसभा का जो संख्या होगा, कुल सदस्य होगा, उसका 1/3 से अधिक ऑब्वियसली बात है विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता। ये तो सही बात है। आप बिहार में ही देख लीजिए, बिहार में आपका 243 है। बिहार में देखिए तो अगर एमएलए की संख्या कितना है, विधानसभा की संख्या कितनी है, तो विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। अपॉन इसका 1/3 निकालिएगा तो 81 आता है। तो 81 से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पे 81 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, इससे कम ही हो सकता है, इससे कम जरूर हो सकता है। कितना, तो अपने यहाँ कितना बिहार में 75 सीट है, जिसमें आप जानते हैं कि 63 जो सीट है वो इलेक्टेड होता है और 12 जो है नॉमिनेटेड होता है। वो गवर्नर जो है 12 सीट को भरती है। तो टोटल 75 सीट है बिहार में। और अलग अलग स्टेट में, उत्तर प्रदेश में 100 है, अलग अलग स्टेट में टोटल 6 स्टेट हैं जहाँ पर जो है आपका क्या कह सकते हैं कि विधान परिषद है, तो सब में अलग अलग सीट है। बिहार में 75 है, तो 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये तो 100% सही है। सेकंड है, एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। हाँ, कम से कम 40 सदस्य अवश्य होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1/3 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, दोनों एक और 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। संसद में कह सकते हैं कि संसद में उत्तर प्रदेश से एमपी भी होगा, और एमपी मतलब राज्यसभा में होगा और लोकसभा में भी, राज्यसभा में होगा और लोकसभा में होगा। तो एमपी कितना है और राज्यसभा और लोकसभा का सीट कितना है उसके बारे में बताना आपको। तो राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें आवंटित है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सीट कितना है, तो 31 है। बिहार से कितना है, तो 16 है। और साथ ही साथ लोकसभा में 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। बिहार से 40 और उत्तर प्रदेश से 80 आते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। सही उत्तर चुनिए, तो दोनों, 1 और 2 दोनों, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। संसद को अपनी किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। हाँ,
संसद को तो अधिकार होता है अपने सचिवालय में किसी भी पद का वो विनियमित कर सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। 60 नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ग्राम सभा के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिया है, कौन सा ट्रू है वो आपको बताना है। इसके कार्य और शक्तियों का ग्राम सभा स्तर पर उसी प्रकार है जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं, सही है। इसकी शक्तियां का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा होता है, केंद्र सरकार नहीं दोस्तों, राज्य सरकार ही करती है। ओके, राज्य निर्वाचन आयोग इसकी शक्तियों का निर्धारण करती है, तो बी गलत है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ए और सी दोनों ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा बी हमारा क्या हो गया, हमसे पूछा है गलत कौन है, तो बी स्टेटमेंट गलत है। केंद्र सरकार जो है पंचायती राज के बारे में ऐसा कुछ नहीं करती है, ग्राम सभा के बारे में। 17 नंबर, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है। जो पंचायत के अंदर जो भी चुनाव होता है, चाहे मुखिया का हो, सरपंच का हो, और जो और भी उप मुखिया वगैरह सबका ये सबका जो चुनाव होता है वो कौन निर्वहन करती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। कौन करती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, 17 का बी। 18, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए, पंचायती राज में एक तो अशोक मेहता समिति, दूसरा बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायत के बाद स्तरीय पंचायतों के बारे में बात करता था, और बलवंत समिति 3 स्तरीय। तो उस कुछ स्टेटमेंट दिया है, दोनों को देखते हैं कौन सही है, आपसे पूछा है। पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, यह अशोक मेहता बताता था, ये सही है। दूसरा है, राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड नहीं डिस्ट्रिक्ट को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। मतलब ये जो है अशोक मेहता खंड को नहीं डिस्ट्रिक्ट को बोला था, तो ये गलत है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु मतलब जनपद या डिस्ट्रिक्ट को विकेंद्रीकरण का केंद्र माना गया था अशोक मेहता में। 19 नंबर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को त्यागपत्र किससे संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबंधित होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को। ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई त्यागपत्र देंगे तो वो राष्ट्रपति को ही देंगे। ऑलराइट, तो 19 का सी। 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 20 तो 100% पता होना चाहिए। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी, ऑब्वियसली बात, अपने खिलाफ आप एक प्रकार से सस्पेक्ट हो सकते हैं, गवाही दे सकते हैं। दोहरे दंड की धारणा होने से आप एक सज़ा के लिए मतलब एक क्राइम के लिए आपको 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती है, ये भी सही है। यातना के विरुद्ध निषेध, यातना मतलब शोषण के विरुद्ध निषेध, ये आर्टिकल 23 और 24 में इसके बारे में कहा गया है। जिसमें 23 में क्या है, तो मानव तस्करी है, जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान है, ये 23 में कहा गया है। और 24 में जैसे कारखाना हो गया, खान हो गया, मतलब जो भी कह सकते हैं कि एक्सप्लोसिव वाला फैक्ट्री वगैरह सब हो गया, दुकान हो सकता है आदि में 14 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों को रोजगार पर नहीं रखा जा सकता है, या उसके रोजगार का प्रतिबंध है, ये आर्टिकल 23 और 24 में कहा गया है। तो यातना के विरुद्ध निषेध ये 20 का भाग नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ये गलत है। कायोत्तर विधि ये तो सही है। 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक तत्वों दोनों का एक भाग है। मतलब कौन सा एक प्रावधान है जो डीपीएसपी साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों का भाग है, तो ये पर्यावरण का जो संरक्षण है ये आपका डीपीएसपी का भी पार्ट है, और साथ ही साथ आपका जो है ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। ऑब्वियसली बात है, इन हमको अपना आसपास के जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, उसका तो कंजर्वेशन करना ही चाहिए। नहीं तो स्थिति दोस्तों हम आपको एक स्लाइड में दिखाए थे, देखिए क्या भयावह स्थिति है, पेड़ एकदम सूख चुका है। पेड़ देखिए, भले ही फोटो आपको थोड़ा मैग्निफिकेंस अच्छा लग सकता है, लेकिन अब सबसे जो डरावनी बात कह सकते हैं, चिंता की विषय कि पेड़ सूख चुका है, और बहुत सारा ऐसा पेड़ जो है जो सूख चुका है अपने आसपास, क्योंकि पानी की कमी हो गई। जो ग्राउंड वाटर लेवल हमारा है नीचे का, वो बहुत नीचे जा चुका है, पेड़ पौधे को उतना मिल नहीं पाता है, जिसके कारण कि आजकल आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट में कितना वेरिएशन हो गया है, कितना ज़्यादा गर्मी पड़ा है इस बार, और अभी समय से बारिश भी नहीं हो रही है, फसल भी लेट से होगा। इसके मतलब यही चीज़ अगर लगातार हो तो कहीं ना कहीं ड्राउट आ सकता है, तो ये अपने आप में एक भयावह स्थिति हो सकती है। सरकारें तो ऑब्वियसली बात है बोलेगी ही, लेकिन इस पे काम तो सबको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबकी विषय है, हम सबकी विषय है। हमको भी काम करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रकृति नहीं रहेगा, प्रकृति नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन आदमी को कब एहसास होगा, कहते हैं ना कि जब अंतिम पेड़ नहीं रहेगा यहाँ पर, अंतिम जल अब जब तक हमको मिल रहा है तो हमको लगता है कि कोई दिक्कत ही नहीं है। जब लेकिन लास्ट चीज़ भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, तब आदमी को पता चलेगा कि हम पैसे नहीं खा सकते हैं, हम पैसे नहीं खा सकते हैं, हम पैसे के बिना रह सकते हैं, लेकिन आदमी पैसे के मतलब हमेशा पैसे के पीछे पड़ा रहता है। और ये जो चीज़ें हैं जो हमें एक प्रकार से उपहार में मिला है,
गॉड की तरफ से या प्रकृति की तरफ से फ्री में मिला है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो कोविड का समय था, ऑक्सीजन सिलेंडर में भर के कितना महंगा महंगा बिक रहा था, किसी किसी को तो मिला भी नहीं, बहुत सारे को तो मिला भी नहीं, जिसके कारण बहुत सारे ने इस धरती को छोड़ के चले गए हैं ऑक्सीजन की जो कमी के कारण। और वही ऑक्सीजन हमको फ्री में, अब पेड़ पौधे से हमको फ्री में मिलता है तो हम उसका एक प्रकार से अवहेलना करते हैं, उसका कदर नहीं करते हैं। तो स्थिति समय दर समय जो आगे निकटतम जो समय आने वाला है उसमें भयावह होने वाला है। आप देख ही रहे हैं कि क्लाइमेट कितना बड़ा मतलब ड्रास्टिक चेंज हो चुका है। तो खैर ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है और साथ साथ DPS भी है कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए हम सभी को। अपने बर्थडे पर या कोई भी बड़ा सेलिब्रेशन होता है तो लोग क्या करते हैं, शौकिया के लिए, दिखाने के लिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके नाच गाना का पार्टी करते हैं, बहुत सारा मतलब खर्च करते हैं, लेकिन पेड़ पौधा जो लगाएंगे ऐसा नहीं करते हैं। आदमी को अपने जन्मदिन पर, कम से कम अपने जन्मदिन पर, माता पिता के जन्मदिन पर पेड़ पौधा लगाना चाहिए। या तो अपने आसपास आपको ज़मीन नहीं है, जगह नहीं है, तो कम से कम जो संस्थाएं लगाती है, जैसे पीपल बाबा है, वो बहुत बड़े स्केल पर प्लांटेशन करती है, तो उनको थोड़ा बहुत डोनेट कर देना चाहिए ताकि वो पैसे से उसका यूज़ करके वो पेड़ पौधा लगाएं। ऑलराइट, वो सब अपने लिए नहीं रखते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो ऐसा थोड़ा बहुत कदम तो उठाना चाहिए। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो ज्वाइंट सीटिंग होता है संसद का, उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपको बताना है। पहला है कि अनुच्छेद 109 लिखा हुआ है, आर्टिकल 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रावधान करती है, तो ये गलत है। आर्टिकल 109 नहीं, आर्टिकल 108, जो आर्टिकल हमारा 108 है, अनुच्छेद 108, ये कुछ कह सकते हैं कि कुछ दशाओं में, कुछ कंडीशन में ज्वाइंट सीटिंग की बात करती है, तो आर्टिकल 108। तो पहला स्टेटमेंट तो 109 के बारे में बोल रहा है, तो ये गलत है। दूसरा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। ऑब्वियसली बात है, लोकसभा स्पीकर ही, जो ज्वाइंट सीटिंग का जो अध्यक्षता है लोकसभा स्पीकर ही करता है। और आर्टिकल जो 109 है आपका धन विधेयक से संबंधित है, आर्टिकल जो 109 है आपका धन विधेयक से संबंधित है। ज्वाइंट सीटिंग की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो क्या हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो केवल 2, बी ऑप्शन करेक्ट है, केवल 2। 23 देखिए, प्राचीन काल, अब जो हमारा पॉलिटी का ये जो क्वेश्चन टोटल आपका 22 क्वेश्चन पॉलिटी से था, एक से एक अच्छे से अच्छे वर्ग के क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर इसको ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से, अब हम शुरू करेंगे। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम में है? मतलब जो बहुत सारे जो इन्वेडर भारत पर आक्रमण किए थे उसका आपको सही बताना है। जैसे यूनानी, शक, कुषाण में पहले कौन आए थे, बाद में कौन आए थे, तो ये आपको बताना है। तो देखिए यूनानी सबसे पहले आए थे इनमें से, फिर शक आए थे, फिर कुषाण आए थे। तो 23 का ए हमारा सही हो गया, यूनानी, शक, कुषाण। ये इस प्रकार का ऑर्डर आजकल जो है हर एक एग्जाम, चाहे BPSC हो, UPPCS हो, बिहार और UPSC हो, ये सब पूछती है। जितना भी स्टेट PCS है अब इस प्रकार के फॉर्मेट को फॉलो करती है। तो इस वीडियो में दोस्तों 23 तक हम रखते हैं। आगे बहुत सारा क्वेश्चन, हम सब सारे क्वेश्चन को, आपका हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, पॉलिटी तो डिस्कस कर दिए, करंट अफेयर, सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा आपको कैसा लगा। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहीं अगर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो प्लीज़ आप उसको लिख सकते हैं। छोटी मोटी अगर कहीं मिस्टेक्स हो गया दोस्तों, कंटेंट में अगर मिस्टेक हो गया तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन अगर इधर उधर कुछ मिस्टेक्स हो गया तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए, या आप हमें इम्प्रूवमेंट के लिए हमें बता सकते हैं कमेंट में, हम उसको सुधार रखेंगे। और दोस्तों ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहें, हम और क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।